बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं का पुनः स्वागत है। बच्चों, जैसा मैंने इसके पहले वाले अध्याय में आपको बताया था कि अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम समाजों का ही अध्ययन हम क्यों करते हैं या हमारे द्वारा इसका अध्ययन क्यों किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र क्षेत्र के विशेष क्षेत्र से यह स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत आदिम समाजों का अध्ययन विशेषतः किया जाता है। परंतु ऐसा क्यों किया जाता है, यह जानने से पूर्व आदिम समाज के अर्थ को हम ठीक प्रकार से समझ लें। इवान प्रिचर्ड्स लिखते हैं कि मानवशास्त्री आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए करते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं और उनकी अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी और सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का कम विशेषीकरण पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने आदिम समाज की परिभाषा में कुछ अन्य विशेषताओं को भी जोड़ा है, जैसे साहित्य, व्यवस्थित कला, विज्ञान और आत्मविद्या का अभाव। पिडिंगटन ने आदिम समाज के अर्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से अपनी कुछ विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है। उनने जो प्रकाश डाला है उसमें है पहला, निरक्षरता, लेखन या लिपि का ना होना आदिम समाजों की प्रमुख विशेषता है जो उनके तथा सभ्य समाजों के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। दूसरा जो है, आदिम समाजों में समाज का संगठन छोटे सामाजिक समूहों जैसे गोत्र, ग्राम या जनजाति के आधार पर होता है, न कि सभ्य समाजों के समान राष्ट्र, राज्य या साम्राज्य के आधार पर। तीसरी जो बात इवान प्रिचर्ड ने बताई है वो है इनमें प्रौद्योगिक विकास का स्तर निम्न पाया जाता है और इनमें नातेदारी और स्थान के आधार पर बने सामाजिक संबंध सभ्य समाजों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आदिम समाजों में साधारणतः आर्थिक विशेषीकरण तथा सामूहिक मूल्यों की पारस्परिक बहुलता का अभाव होता है। प्रत्येक आदिम समाज में इन सभी विशेषताओं का पाया जाना जरूरी नहीं है। किसी आदिम समाज में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं। ऐसे आदिम समाज भी दिखाई पड़ते हैं जो प्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से निम्न स्तर पर हैं, परंतु जिनका राजनीतिक संगठन विकसित प्रकार का है। फिर भी आदिम समाजों में उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। आदिम समाज सरल प्रकार के समाजों के उदाहरण हैं। अब प्रश्न यह उठता है बच्चों कि हम आदिम समाजों या इन सरल समाजों का अध्ययन क्यों करें। तो आइए हम जानते हैं कि इनका हम अध्ययन क्यों करना हमारे लिए लाभप्रद होगा और इससे हम किस तरह से जो है समाजों को समझने में पारंगत होंगे। तो पहली जो बात है वो है आदिम समाजों के अध्ययन के प्राथमिक कारणों में ऐतिहासिक संयोग प्रमुख है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। कच्चे माल और अपने कारखाने बनने वाली वस्तुओं के लिए बाजार की खोज, यूरोप के व्यापार विश्व के विभिन्न भागों में जाने लगे। वे अफ्रीका और एशिया तक भी पहुँचे। इसलिए सर्वप्रथम व्यापारियों, यात्रियों, मिशनरियों, प्रशासकों आदि ने आदिम समाजों के संबंध में अद्भुत, आकर्षक तथा कुछ अस्पष्ट विवरण प्रस्तुत किए। 19वीं शताब्दी में विभिन्न संस्थाओं की उत्पत्ति का पता लगाने के उद्देश्य से मानवशास्त्रियों का ध्यान इन आदिम समाजी की ओर गया। जो दूसरी बात है वो है सामाजिक उद्विकास की धारणा को स्पष्ट करने की दृष्टि से भी आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। आप तो जानते ही ना बच्चों, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत जो है, उद्विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, है ना। तो 1859 में डार्विन द्वारा प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसके पश्चात आदिम समाजों के अध्ययन में मानव शास्त्रियों ने विशेष रुचि ली। हमारे समाजशास्त्र के हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि उद्विकास केवल मानव के शारीरिक पक्ष का ही नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी मानव का उद्विकास हुआ है। इस प्रकार आपने सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रस्तुत की। इस धारणा को प्रमाणित करने के उद्देश्य से 19वीं शताब्दी में मानवशास्त्रियों ने आदिम समाजों के अध्ययन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और अनेक महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित किए। तीसरी जो बात है वो है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा की भावना।
जो कुछ अद्भुत है, अपरिचित है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा मानव शास्त्रियों को आदिम समाजों के अध्ययन की ओर प्रेरित करती है। वर्तमान समय में मानव शास्त्रियों का अध्ययन तुलनात्मक अध्ययनों की ओर गया। वे आदिम समाजों के अध्ययन द्वारा आधुनिक जटिल समाजों को समझने में प्रयत्नशील होने लगे। नेडले ने इस संबंध में लिखा भी है कि आज आदिम समाज के अनोखेपन पर नहीं, बल्कि उनमें और हमारे सभ्य समाजों में समानता ढूंढने पर अधिक जोर दिया जाता है। वास्तव में अवलोकनकर्ता यह प्रदर्शित करने के इच्छुक मालूम पड़ते हैं कि कुछ भी हो, मानव सब जगह एक समान है। जो चौथी विशेषता हमें आदिम समाज के अध्ययन की ओर आकर्षित करती है, वो है आदिम समाज का अध्ययन हमें अपने आप को अधिक उत्तमता के साथ समझने में सहायता पहुंचाता है। इन समाजों के अध्ययन द्वारा हम आधुनिक जटिल समाजों एवं सभ्य समाजों को अधिक सरलता के साथ समझ सकते हैं। यदि हमें मानव समाज का अध्ययन करना है, उसे समझना है, तो यह आवश्यक है कि हम सभी प्रकार के मानव समाजों का अध्ययन करें। ऐसी स्थिति में आदिम समाजों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इन समाजों को बिना समझे मानव समाज के संबंध में प्रामाणिकता के साथ कुछ भी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा। तो आदिम समाजों का उनकी सरल प्रकृति के कारण सुगमता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। इन समाजों की सरलता, उनकी सीमित जनसंख्या, प्रजातीय और सांस्कृतिक एकरूपता, सरल प्रौद्योगिकी, कम जटिल सामाजिक समूह, अंतःक्रिया और अंतःसंचार की धीमी गति, गतिशीलता की कमी और परिस्थिति की महत्ता के कारण पाई जाती है। ऐसे समाजों के अध्ययनों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आधुनिक जटिल समाजों को सरलता से समझा जा सकता है, उनका विश्लेषण किया जा सकता है। सरल से जटिल की ओर बढ़ना, आदिम समाजों के अध्ययन से जटिल समाजों के अध्ययन की ओर बढ़ना पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से अधिक सही है। आदिम समाजों के अध्ययनों से वर्तमान समय की अनेक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में भी मदद मिली है। ऐसे अध्ययनों के आधार पर यह भी बतलाया जा सकता है कि एक सरल किस्म का समाज किस तरीके से एक जटिल समाज के रूप में परिवर्तित होता है। मजुमदार और मदान ने बताया कि जब कोई आदिम समाज का अध्ययन कर लेता है तो उसे मानव समाज की प्रकृति के संबंध में अच्छा ज्ञान हो जाता है, और यही कार्य मानवशास्त्री भी करते हैं। जो एक और कुछ बातें और हैं जो हमें आदिम समाजों के अध्ययन की ओर आकर्षित करती हैं। उसमें है आदिम समाजों में वैज्ञानिक तटस्थता के साथ अवलोकन करना संभव होता है। अपने से भिन्न संस्कृति वाले लोगों की ओर हमारा ध्यान सहज ही आकर्षित हो जाता है। उनके जीवन का भिन्न तरीका शीघ्र ही अवलोकनकर्ता का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वे अपने अध्ययनों में अधिक वस्तुनिष्ठ हो पाते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री एक वैज्ञानिक के रूप में तथ्यों को सुगमता से एकत्रित कर लेते हैं। वह संरचनात्मक दृष्टि से सरल और सांस्कृतिक दृष्टि से समरूप समाजों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्निर्भर भागों के रूप में सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायक होता है। जो छठी बात है वो है आदिम समाजों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारण सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप इनका बदलता हुआ रूप है। इवान प्रिचर्ड ने वर्तमान समय में इन समाजों के अध्ययन पर इस दृष्टि से जोर दिया है कि ये समाज बड़ी तेज़ी के साथ परिवर्तित हो रहे हैं और इनका अध्ययन शीघ्र ही किया जाना चाहिए, वरना ऐसा कभी नहीं किया जा सकेगा। सभ्य समाजों के साथ सांस्कृतिक संपर्क के कारण आदिम समाज बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, उनका मूल रूप नष्ट हो रहा है। यदि मानव शास्त्रियों के द्वारा इन लोगों का शीघ्रता के साथ अध्ययन नहीं किया जाता तो मानव जीवन के अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों से हम अपरिचित ही रह जाएंगे। आदिम समाजों की विभिन्नताएं ही सामाजिक मानव शास्त्रियों को ऐसे समाज की ओर आकर्षित करती हैं। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से ही मानव समाज को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है, उनके संबंध में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और चलते चलते बच्चों, आदिम समाजों की एक और विशेषता को हम जान लेते हैं, वो है आदिम समाजों के अध्ययन का तात्विक या आंतरिक मूल्य। आदिम समाजों के अध्ययन का तात्विक या आंतरिक मूल्य भी इन समाजों का अध्ययन अपने आप में रुचिपूर्ण है। ये समाज वर्तमान
सभ्य समाजों के अतीत की कहानी हैं। ये हमारे बीते हुए मानव जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। अपने प्रारंभिक जीवन का सही रूप से इन्हीं समाजों को देखने में मिलता है। इवान प्रिचर्ड ने बताया कि ये आदिम समाज अपने आप में रुचिपूर्ण हैं, क्योंकि उनके अध्ययन से ऐसे लोगों के जीवन के तरीकों, मूल्यों और विश्वासों की जानकारी मिलती है जिनकी आराम से सभ्यता की दृष्टि से न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती। इन विवेचनाओं से स्पष्ट है बच्चों कि सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम समाजों के अध्ययन का विशेष महत्व है। यह अध्ययन मानव समाज की प्रकृति को समझने में काफ़ी योग देते हैं। इन समाजों की सामाजिक संरचना, व्यवस्था और संस्थाओं को समझे बिना मानव समाज के संबंध में हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा और ऐसी स्थिति में हम आज के जटिल सभ्य समाजों को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो समझ में आया होगा बच्चों आपको कि मानव शास्त्र में अगर हमें सभ्य समाज को समझना है, सभ्य समाज की संस्कृति को समझना है, तो उसके लिए पहले हमें सरल समाजों यानी आदिम समाजों का अध्ययन सहायता देगा। तो बच्चों आज का अध्याय यहीं तक है। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी।